चलन दो आधार पर हुआ है। एक आधार कौन सा है? रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति के आधार। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो है अर्थ के आधार, अर्थ के आधार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। तो सबसे पहले आते हैं रचना के आधार। रचना के आधार पर एक है सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जिसमें एक उद्देश्य हम लोग पढ़े थे। उद्देश्य किसको कह रहे थे? जिसके बारे में कहा जाए, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसको कह रहे थे विधेय। तो सरल वाक्य की परिभाषा होगी जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में किस वाक्य का प्रयोग करता है? सरल वाक्य। आम बोलचाल की भाषा में, अगर आम बोलचाल जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग होता है? सरल वाक्य। जैसे इसका एक वाक्य है कि आत्मा अमर, इसमें एक उद्देश्य है। उद्देश्य इसमें क्या है? आत्मा। और ये अमर है, ये विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय, तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य हो। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य किसको कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है उपवाक्य। ये होता है हमारा कौन सा? मिश्र। अब देखिए, एक सरल वाक्य होगा यानी ये तो ऐसा होगा ही, और ये उसी पर आश्रित, यानी वो वाक्य जब तक ये पंक्ति है तभी तक उस वाक्य का वैल्यू। जैसे आत्मा अमर है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। लेकिन यह अदृश्य होती है, लेकिन यह अदृश्य होती। अब देखिए, अगर हम इसे मिटा दें तो ये वाक्य आश्रित वाक्य है, इसका कोई लेकिन यह अदृश्य होती कुछ क्लियर होगा? अगर ये वाक्य है तो फिर उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आत्मा अमर है लेकिन यह अदृश्य होती है, तो एक उपवाक्य है और ये सरल वाक्य। ऐसी स्थिति में यह हो गया कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। और एक तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे? जिसमें एक सरल वाक्य होगा और ये मिश्र वाक्य।
पहचान के लिए आपको इसमें और जुड़ा हुआ है, यानी दो वाक्य और से जुड़े हुए हो, बिना और का नहीं होगा। जैसे संयुक्त वाक्य बराबर क्या होगा, एक सरल वाक्य और एक क्या होगा, बोलिए, मिश्र वाक्य। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और एक मिश्र वाक्य हो, ऐसी स्थिति में से कौन सा वाक्य कहेंगे, संयुक्त वाक्य। इसका एक उदाहरण दे। इसका उदाहरण जो होगा, यहाँ तक तो होगा ही, आत्मा अमर है लेकिन यह अदृश्य है। आत्मा अमर है लेकिन यह अदृश्य है। अदृश्य होती है और इससे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। स्पर्श भी नहीं कर सकता। देखिए और से जुड़ा हुआ है, ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य के साथ एक मिश्र वाक्य है और ये एक और वाक्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये होगा संयुक्त वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद रचना के आधार पर, तीन भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त। दूसरा जो आधार होता है वो होता है हम लोगों का किस आधार पर, अर्थ के आधार। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। परीक्षोपयोगी ये नहीं है। परीक्षोपयोगी के लिए आपको यही 3 वाक्य पूछा जाएगा। परीक्षा में वही 3 वाक्य पूछा जाएगा, सरल, मिश्र और संयुक्त। लेकिन इस वाक्य को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इस वाक्य को नहीं जानिएगा तो फिर अर्थ क्लियर नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला है विधि सूचक वाक्य या विधि वाचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य, विधि का मतलब नियम। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से, बोलिए, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध, होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य। जैसे अगर हम कहें सूरज पूरब में उगता है, एक बात के होने का बोध नहीं, सूरज के पूरब में उगने की बात है। दूसरा, जैसे कि आप उदाहरण दे दीजिए, राजा आने वाले, तो राजा के आने का बोध हो रहा है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधि सूचक वाक्य। दूसरा, विस्मय सूचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय का बोध,
विस्मय सूचक वाक्य जिस वाक्य से विस्मय का बोध हो। विस्मय में ना आश्चर्य, हिरना सब आएगा इसमें। जिससे व्यक्ति विस्मित हो उसे विस्मय सूचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय का बोध हो, विस्मय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य जैसे इसका विस्मय सूचक चिन्ह होता है इसमें, जैसे कि अगर हम कहें कि वाह, नहीं वाह तूने हद कर दी, वाह तूने हद कर दी। या फिर अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई वाक्य दें, जैसे हम लोग कहते हैं छी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? विस्मय सूचक वाक्य। पापा तीसरा, पापा हाथ दर्द करने लगा। प्रश्न सूचक वाक्य जिस वाक्य से प्रश्न का बोध, प्रश्न का बोध, बोध मना उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम? प्रश्न सूचक वाक्य के लिए जरूरी है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आप ये नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। और मन के अंदर ऐसा नहीं पालिएगा कि क्या दे देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या बात है, वहाँ प्रश्न है, प्रश्न है, क्या बात है जो कल नहीं आया था, नहीं, क्या बात है वहाँ प्रश्न है। अगर उसको हम प्रश्न अंदाज में पूछेंगे, अगर ये चिन्ह देंगे तो हम पूछेंगे क्या बात है, कल क्यों नहीं आए थे? नहीं, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा जिसमें क्या, क्यों, कैसे, ये कुछ है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। वह कल घर गया था, वहाँ प्रश्न है, वहाँ है का, क्या, क्यों, कुछ। तो वहाँ पर आपके वो यानी प्रोनाउंसिएशन जिसको उच्चारण करते हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि प्रश्न किया जा रहा है कि विस्मय है कि क्या है, वो बोलने से ही पता चलेगा। चौथा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य से निषेध का बोध, निषेध यानी नकारात्मक सेंस। वही निपात जब हम पढ़ाएंगे तो निपात में वो निषेध और नकारात्मक दोनों अलग अलग होता है, लेकिन वाक्य में निषेध और नकारात्मक दोनों एक ही होता है। जिस वाक्य से निषेध का बोध, निषेध मनाही कहते हैं, जिस वाक्य से निषेध का बोध, निषेध यानी नकारात्मक सेंस, नकारात्मक नहीं, जिस वाक्य से निषेध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे राम घर नहीं जाता है। यहाँ क्या है, इसकी पहचान होगी, या तो न रहेगा, या नहीं रहेगा, या मत रहे। वहां मत जाना, तो कौन सा वाक्य होगा? निषेध। ऐसा नहीं कि नहीं ही रहना चाहिए, मत भी रहेगा तो मत यानी मना है। हालांकि मत का दो अर्थ होता है। मत का भी, जैसे तुम्हारा क्या मत है, धारणा, मानना, तो यहाँ पर मत का मतलब हो जाएगा निषेध। वहां मत जाओ, वहां मत जाना, वहां कभी मत जाना, नहीं। तो ऐसा वाक्य होगा निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य किसको कहेंगे? जिससे आज्ञा का बोध। नहीं, आज्ञा का तो तुम लोग लोट लकार पढ़े हो संस्कृत में। संस्कृत में लोट लकार जैसे पूतम, अंतुहितम, आनियाव, उसी तरह आज्ञावाचक वाक्य है हिंदी में जिस वाक्य से आज्ञा का बोध, जिस वाक्य से आज्ञा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम घर जाओ, कौन सा वाक्य है? तुम्हें घर जाना चाहिए, ये किस वाक्य में आएगा? संस्कृत में चल जाएगा, और यहाँ पर आएगा ये आज्ञावाचक वाक्य। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तो ये आएगा किसमें? आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आइए 6, यहाँ ही कैसे आ गया? इच्छा बोधक वाक्य। अब बोलो तुम्हें कि इससे कभी पूछेगा? ये तो आसान है, आसान चीज परीक्षा में नहीं पूछा जाए। तो इच्छा बोधक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा का बोध, जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो, उसे इच्छा बोधक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य जो आपको लिखना है, जिस वाक्य से इच्छा का बोध, उसे क्या कहते हैं? जैसे आपकी उम्र लंबी हो, नहीं, बस सब में देखे होंगे आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैप्पी जर्नी अंग्रेजी नहीं, कौन चीज, क्या किस चीज में? हाँ, रोड के बगल में भी रहता है हैप्पी जर्नी, वो स्टैंड सब पर। सातवां
संदेहवाचक वाक्य, संदेह समझते ही होंगे, संदेहवाचक वाक्य परिभाषा वैसे ही होगी जैसे और की परिभाषा थी। जिस वाक्य से, हाँ तुम लोग बहुत समझदार लड़का है, लड़की भी, जिस वाक्य से संदेह का बोध, संदेह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें, जैसे उसने चिट्ठी लिखी हो, संदेह है ना, उसने चिट्ठी लिखी हो, उसने खाया होगा, संदेह। ऐसा वाक्य होगा तो किसमें होगा? संदेहवाचक वाक्य। और अंतिम है वाक्य संकेत सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। संकेत सूचक वाक्य परिभाषा वैसे ही, जिस वाक्य से किसी बात के संकेत का बोध, जिस वाक्य से किसी बात के संकेत का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संकेत सूचक वाक्य। जैसे वे लोग जब तक आ नहीं जाते तब तक तुम लोग पढ़ते रहो, तो संकेत क्या कर रहे हैं? उन लोगों के आने का और तुम्हारे जाने, ये हुआ संकेत। जब तक वह आ नहीं जाता तब तक तुम लोग यहीं बैठे रहो, तो तुम्हारा जाना किस बात का संकेत है? उसका आना। ऐसा वाक्य होगा संकेत